जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं बिहार पुलिस भोकाल बैच को आगे बढ़ाने के लिए। यह जो सेशन होने वाला है सिर्फ 30 मिनट का सेशन होने वाला है बिना कोई समय गवाए हुए। और इस 30 मिनट में लगभग हम लोग अधिक से अधिक लगभग 15 से 20 प्रश्न देखने वाले हैं। प्रीवियस के 15 से 20 प्रश्न देखने वाले हैं और उससे संबंधित जो एनालिसिस करेंगे यह संबंधित आपको मिला के लगभग 200 से 250 प्रश्न आपको जो टॉप मोस्ट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज के हम सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये आपको प्रीवियस का क्वेश्चन बता रहे हैं, तो याद रखिएगा भारत के अंदर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बूलर झील है। और बूलर झील जो है वह जम्मू कश्मीर में है। और डल झील भी कहां है, तो डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। वहीं आप लोग को बता देते हैं कि भारत के अंदर में आप जो हम झील देख रहे हैं तो इससे हमको यह पता चलता है कि झील से संबंधित भी टॉपिक बिहार पुलिस में पूछा जाता है, या फिर बिहार मद्य निषेध में बैठिए या बिहार फायरमैन में बैठिए या किसी भी एग्जाम में बैठिए, झील वगैरह क्वेश्चन पूछता है तो आप झील के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो समझिएगा, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है और डल झील भी कहां में है, जम्मू कश्मीर में है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका भारत के अंदर में जो आपका एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। भारत के एक राज्य है राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी जो आपका खारे पानी की झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह सांभर झील है और राजस्थान में है। वहीं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तट झील जो है वह चिल्का झील है। कौन सा है, चिल्का झील। और यह चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। किस राज्य में है, उड़ीसा में है। चिल्का झील किस राज्य में है, उड़ीसा में है। और याद रखिएगा कि चिल्का झील ही भारत का पहला ऐसा स्थल है जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला था। भारत के अंदर में पहला स्थान बताइए जिसको रामसर साइट के अंतर्गत, तो चिल्का झील। और भारत के अंदर में सबसे बड़ा रामसर साइट जो है, भारत के अंदर में सबसे बड़ा रामसर साइट जो है वह सुंदरवन है। कौन सा है, सुंदरवन है। वहीं अगर देखते हैं भारत के अंदर में सबसे छोटा रामसर साइट कौन है, तो याद रखिएगा रेणुका झील है। कौन सा है, रेणुका झील है। और रेणुका झील जो है वह आपका कहां में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और सुंदरवन का जो डेल्टा है वह पश्चिम बंगाल में है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलन स्थान पर बनता है। वहीं अगर बात करते हैं भारत में आपका एक और झील बहुत फेमस है जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सा झील है, लोकटक झील। और यह लोकटक झील जो है यह किस राज्य में है, तो लोकटक झील मणिपुर में है। किस राज्य में है, मणिपुर में। और लोकटक झील के अंतर्गत ही एक आपका तैरता हुआ पार्क है। कौन सा पार्क है, तैरता हुआ पार्क है। और इस तैरता हुआ पार्क का नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह विश्व का, समझिएगा, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। याद रखिएगा कहां में है, तो लोकटक झील मणिपुर में है। और यह आपका पूर्वोत्तर भारत में है। किस राज्य में है, पूर्वोत्तर भारत में। तो क्वेश्चन पूछेगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील मारिएगा। कहां में है, तो मणिपुर में है। उसमें क्या कोई तैरता हुआ पार्क है, तो बोलिएगा हाँ। कौन सा पार्क, तो किबुल लामजाओ पार्क जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। वहीं अगर बात करते हैं आपका एक है आपका महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र का एक जिला है बुल्डाना जिला। कौन सा जिला, बुल्डाना। महाराष्ट्र का एक जिला है बुल्डाना जिला। बुल्डाना जिला में ही एक झील बहुत फेमस है जिसका नाम है लोनार झील। क्या नाम है, लोनार झील। लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के बुल्डाना जिला में है। और यह एक प्रकार का ज्वालामुखी झील है। ज्वालामुखी झील है, यह क्रेटर झील का उदाहरण है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अगर देखते हैं और झील, तो एक आपका झील है काकरिया झील। कौन सा झील, काकरिया झील। काकरिया झील जो है ये आपका कहां में है, तो काकरिया झील आपका गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद के पास काकरिया झील है। वहीं एक झील का बात करते हैं सुखना झील। कौन सा झील, सुखना झील। सुखना झील जो है वह चंडीगढ़ में है। कहां में है, सुखना झील, चंडीगढ़ में है। तो ये सब आपका विभिन्न प्रकार का झील देखे जो कि भारत के अंदर में स्थित है। वहीं लद्दाख में एक झील बहुत फेमस है। लद्दाख में एक झील बहुत फेमस है, इसका नाम है तसो मिरिरी झील। तसो मिरिरी झील जो है वह आपका लद्दाख में है। कहां में है, लद्दाख में। और याद रखिएगा झील का जो अध्ययन कहलाता है, झील का जो अध्ययन कहलाता है वो लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। झील का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वही जितना अगर हम बात करते हैं जिसके अंत में ताल लगा रहेगा, जिस झील के अंत में ताल लगा रहेगा तो उसके लिए उत्तराखंड मारेंगे। लेकिन एक झील है भोजताल। भोजताल झील जो है यह आपका कहां में है, तो भोपाल में है। भोजताल झील भोपाल में है और इसका निर्माण जो करवाया
था? राजा भोज ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा भोज ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि जो सुनाई देती है वह किसके कारण? तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका मतलब ध्वनि टॉपिक को भी छुआ हुआ है, तो हम ध्वनि को थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। बस मेरे साथ साथ आप लिखते चलिएगा और जो है कि याद करते चलिएगा, और अधिक से अधिक आप लोग बिहार पुलिस के लिए अपना जी जान झोंक के आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। चलिए हम लोग अब चलते हैं जो है कि अगला सवाल पे। तो अगला सवाल है, आखिर ये प्रतिध्वनि जो होता है, जैसे अभी हम बोलते हैं तो क्या होता है कि दोबारा फिर से हमको वही ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इको साउंड। क्या कहते हैं? इको साउंड कहते हैं। तो समझिएगा, प्रतिध्वनि जो होता है वह प्रकाश तरंग के, प्रतिध्वनि जो होता है वह प्रकाश तरंग के आपके परावर्तन से होता है। किससे होता है? परावर्तन के कारण, यानी परावर्तन प्रतिध्वनि, परावर्तन प्रतिध्वनि। और प्रकाश तरंग जो होता है वह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। वहीं अगर बात करते हैं ध्वनि तरंग का, तो ध्वनि तरंग एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग होता है। कैसा होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। देखिएगा, अनुप्रस्थ में प लगा हुआ है तो प से प्रकाश तरंग, अनुदैर्घ्य में ध लगा हुआ है तो ध से ध्वनि तरंग। ये दोनों जुगाड़ दिया आपको याद करने के लिए। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश तरंग एक प्रकार का किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश में प आ रहा है तो अनुप्रस्थ में भी प आता है, तो प के साथ प और ध के साथ ध, ध्व के साथ ध्व। हम बात कर रहे हैं फिलहाल जो है कि आपका, सॉरी यहां पर ध्वनि होगा, ध्वनि तरंग के ध्वनि हो जाएगा, यानी कि ये हो गया ध्वनि तरंग जो है कि अनुदैर्घ्य, और याद रखिएगा प्रकाश तरंग जो हो जाएगा वो आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा। प्रकाश तरंग कैसा होगा? अनुप्रस्थ। लेकिन ध्वनि तरंग जो का जो परावर्तन होता है वह उसी के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे बहुत बड़ा बड़ा पुल सब में अगर आप जाके बोलिएगा, या पूरा जो गुफा सब में, तो आपका कुछ देर के बाद आपको वही चीज सुनाई पड़ती है, उसी को कहते हैं ध्वनि, या उसी को कहते हैं इको साउंड। जैसे आप डीजे बजाते होंगे तो डीजे में क्या होता होगा कि आपको रिमिक्स टाइप में आपको इको साउंड मिलता होगा, तो वो जो होता है वो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण इको साउंड होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग ध्वनि तरंग का। तो समझिएगा, ध्वनि तरंग जो होते हैं वो 3 प्रकार में इसको बांटा गया है। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। तो 3 प्रकार में से जो पहला है वह आपका अवसरभ तरंग है। कौन सा तरंग है? अवसरभ तरंग है। वहीं जो ये दूसरा है वह आपका सरभ तरंग है। कौन सा तरंग है? सरभ। वहीं तीसरा जो है वह आपका कौन सा है? परासरभ तरंग है। कौन सा तरंग है? परासरभ तरंग। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि तरंग को कितने भागों में बांटा गया है? भैया 3 भागों में। 3 भाग में अश्राप, यानी कि ओ, इसके लिए ट्रिक देते हैं, आपको याद रखिएगा, बार बार हम रिकॉल करवाते हैं। और अश्राप यानी ओ से हो गया आपका अवसरभ, स्रो से हो गया सरभ, प से हो गया परासरभ। और अवसरभ तरंग का जो आपका परिसर होता है ध्वनि का, कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज के बीच, तो आप लोग याद रखिएगा ये होता है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। वहीं अगर सरभ तरंग जो हम लोग सुनते हैं, मनुष्य जो सुन सकता है वह सरभ तरंग सुन सकता है। यह जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। वहीं जो परासरभ तरंग होता है यह आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? ऊपर। यानी इस तरह से आप बढ़िएगा, यानी कि पहला अपसरभ यानी ओ से, स्रो से दूसरा, प से परासरभ, यह हो गया 20 हर्ट्ज से कम, और यह हो गया 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और परासरभ हो गया 20,000 हर्ट्ज से प्लस। और मनुष्य जो सुन सकता है वह सरभ तरंग सुन सकता है। इसी को कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है। अब सरभ ने लिख के इंग्लिश में लिखेगा, तो इसके लिए आपको जुगाड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर अश्राप लिखे ना, उसी तरह से एक बता देते हैं IAU। IAU यानी पहला हो जाएगा आई से, दूसरा हो जाएगा ए से, और तीसरा हो जाएगा यू से। तो इसमें समझ जाएगा आई से क्या होगा? आई से होगा इंफ्रासोनिक। क्या होगा? इंफ्रासोनिक। ए से होगा ऑडिबल। क्या होगा? ऑडिबल। और याद रखेगा यू से क्या होगा? अल्ट्रासोनिक होगा। क्या होगा? अल्ट्रासोनिक होगा। ये समझ लीजिएगा, तीनों समझ में आ गया, तो आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं। तो समझिएगा, ये जो आपका ध्वनि तरंग होता है, यह ध्वनि तरंग को मापने वाली जो इकाई होता है वह बेल होता है। क्या होता है? बेल। ध्वनि तरंग को मापने वाली इकाई का नाम क्या है? बेल। लेकिन ध्वनि के प्रबलता के स्तर को, ध्वनि के प्रबलता के स्तर यानी उतार चढ़ाव को जो मापता है वह फोन संख्या में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? फोन संख्या में व्यक्त करते हैं। आप लोग याद रखिएगा। और ध्वनि का जो अध्ययन कहलाता है, ध्वनि का जो अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा एकॉस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है। वहीं अगर बात करते हैं ध्वनि में विभिन्न प्रकार के जो
जो है कि उसके गुण पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ध्वनि में भैया कौन कौन से गुण पाए जाते हैं तो आप लोग को बता देते हैं। ध्वनि में याद रखिएगा आपका जैसे एक होता है आपका क्या, तो एक होता है आपका जो है कि ध्वनि के अंतर्गत में आप लोग को बता देते हैं कि उसमें से एक होता है प्रबलता। क्या होता है? प्रबलता। ध्वनि के प्रबलता के कारण जो है कि ध्वनि तेज या मंद सुनाई पड़ती है, तेज या मंद सुनाई पड़ती है। वहीं एक होता है आपका ध्वनि का गुणता। ध्वनि के गुणता जो होता है इसके कारण ध्वनि में जो है कि अंतर प्रतीत होता है। वहीं एक होता है आपका क्या, तो एक होता है आपका तारत्व। क्या होता है? तारत्व। ध्वनि के तारत्व के कारण जो होता है ध्वनि आपका मोटी या पतली सुनाई पड़ती है, मोटी या पतली सुनाई पड़ती है, मोटी या पतली सुनाई पड़ती है, याद रखिएगा। और जिसका तारत्व का मान अधिक होगा, जिसका तारत्व का मान अधिक होगा, समझिए कि वह आपका ध्वनि पतली सुनाई पड़ेगी। क्या पड़ेगी? पतली सुनाई पड़ेगी। तो ये सब क्वेश्चन है, ये सब आता है एग्जाम में। वहीं अगर बात करते हैं प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और जो अंतिम बिंदु होता है उसके बीच की दूरी 16.6 मीटर होना चाहिए, या फिर फीट में होना चाहिए 55 फीट। कितना होना चाहिए? 55 फीट होना चाहिए, याद रखिएगा। और इसके लिए समय होता है कितना, तो याद रखिएगा समय होता है इसके लिए 0.15 सेकंड। कितना सेकंड? 0.15 सेकंड, आप याद रखिएगा। और मानव मस्तिष्क पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है वो कितना देर तक रहता है, तो मानव मस्तिष्क पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आता है ध्वनि में, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कालिंदी कुल कदम की डारन। अच्छा ये हिंदी है। कदम कालिंदी, ऐसे भी कालिंदी यमुना का सहायक नदी है, आराम से मार सकते हैं। कालिंदी जो है वह यमुना का जो है कि पुराना नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, प्रीवियस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या आप लोग नहीं बनाइएगा? आराम से बनाइएगा। पॉलिटी का जो भी क्वेश्चन आएगा शायद आप मार सकते हैं, क्योंकि हम बहुत कवर करवा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स जो दे रहे हैं, आप करंट अफेयर्स भी पढ़िए। बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन सेलेक्टेड दे रहे हैं। जितना भी हम बता रहे हैं क्वेश्चन वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। बस आप याद रखते चलिए, बहुत फायदा करेगा। क्या एग्जाम का जब शुरुआत होगा तो आपका बहुत दबदबा रहेगा, यह आप गारंटी के साथ आपको हम बोल रहे हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है संसद के संयुक्त अधिवेशन। अब बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन का, सुनिएगा। संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त का मतलब होता है दो चीज को एक जगह लाकर बैठा देना। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, जब आपको पता है संसद जो मिलकर बना है वह 2 सदन से, एक लोकसभा से एक राज्यसभा से। और संसद जो है वह भारत के अंदर में आपका कानून निर्माण करने की सबसे बड़ी संस्था है। कानून निर्माण करने की सबसे बड़ी संस्था है। मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा कोई कानून को लेकर कोई कानून बना रही है, या कोई भी मतलब कि कोई चीज को लेकर कानून बना रही है। अगर दोनों के बीच जो है कि कानून बनाने के क्रम में विवाद हो जाए, क्या हो जाए? विवाद हो जाए या मतभेद हो जाए, तो इस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति जो है इन दोनों को एक जगह लाकर बुलाते हैं और कहते हैं कि हम संयुक्त अधिवेशन को बुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। लेकिन बुला के राष्ट्रपति चल जाते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति का काम रहता है, जब विवाद हो जाता है दोनों के बीच, तो दोनों के बीच को हम सिर्फ बुला दे। अब बुला के ये भाग जाता है। अब भागने के बाद याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष जो है कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा 2 गो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन संयुक्त अधिवेशन को बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और याद रखिएगा ऐसा अधिकार जो है अनुच्छेद 108 के तहत, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत, याद रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन जो लिए हैं हम लोग, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का, तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, आप याद रखिएगा। और दोनों के बीच आपका जो है कि जो होगा बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, और बुलाता कौन है? भारत के राष्ट्रपति। वहीं अगर बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति जो है और भी काम करते हैं, जैसे अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। और राष्ट्रपति जो आपका प्रश्न वगैरह पूछते हैं, यानी एक सलाहकारी के रूप में जो राष्ट्रपति और जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, ये दोनों के बीच जो आपका सलाहकारी के रूप में काम करता है अनुच्छेद 143। वहीं याद रखिएगा राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत? 72 के तहत। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल को जो लागू करता है अनुच्छेद 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन को जो लागू करता है अनुच्छेद 356 के तहत। और वित्त आपातकाल को जो लागू करेगा अनुच्छेद 360 के तहत। और वित्त आपातकाल अब तक 0 बार लगा है। राष्ट्रपति
शासन 120 प्लस बार लगा है और राष्ट्रपतिकाल 3 बार लगा है। 3 बार में से पहली बार याद रखेगा 1962 में, फिर दूसरी बार आपको लोग याद रखेगा 1971 में और तीसरी बार 1975 में, तीसरी बार 1975 में याद रखेगा। समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया सबसे पहले अमेरिका से लिए हैं और याद रखेगा महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत। और यह एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आता है वह संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे तो लोकसभा में आ सकता है, चाहे तो राज्यसभा में आ सकता है, इसमें कोई रोक छेक नहीं है। समझ में आ गया। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में जो पहले राष्ट्रपति हुए थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन हुए थे? ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह ने ही पहली बार 1986 में याद रखिएगा कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और यह जो किया था किस प्रश्न पर, तो याद रखिएगा डाकघर पर किया था। किस पर किया था? डाकघर अधिनियम पर किया था। और आप लोग को बता दें कि यह संयुक्त अधिवेशन अभी तक में भारत इतिहास में 3 बार लाया गया है। कितनी बार लाया गया है? 3 बार लाया गया है संयुक्त अधिवेशन। याद रखिएगा भारत इतिहास में अभी तक 3 बार। और याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के बीच की जो संयुक्त बैठक होती है, संसद के दोनों सदनों के बीच जो संयुक्त बैठक होती है, वह बैठक आपका वर्ष में कम से कम कितनी बार? तो वर्ष में कम से कम 2 बार। और कितने वर्ष के समय के अंतराल पे? तो 6 महीना के अंतराल पे। कितने महीने के अंतराल पे? 6 महीना के अंतराल पे। तो आप लोग याद रखिएगा। और भारत के अंदर में जो पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, भारत के अंदर में पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे? याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी बने थे। वहीं भारत के अंदर में पहले निर्दलीय राष्ट्रपति कौन बने थे? तो याद रखिएगा भारत के अंदर में पहले निर्दलीय राष्ट्रपति जो बने थे वो वीवी गिरी बने थे। कौन बने थे? वीवी गिरी बने थे। यानी इसका संबंध कोई पार्टी से नहीं था, इसका संबंध याद रखिएगा AITUC से था, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से था। वहीं अगर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद का राष्ट्रपति से, आप लोग को रिकॉल करवा देते हैं। सुनिएगा फटाफट, क्योंकि एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका शक्ति होगा। अनुच्छेद 54 के तहत आप लोग को बता देते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। और भारत के अंदर में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश से किया गया है? तो याद रखिएगा भारत के अंदर में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से किया गया है। कहां से किया गया है? आयरलैंड से किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं कि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अगला क्वेश्चन, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होती है? तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत, याद रखिएगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति या फिर अनुपातिक पद्धति। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल, और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। अनुच्छेद 57 होता है राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति, राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति। और भारत में चाहे राष्ट्रपति अगर 50 बार बनना चाहे तो वो 50 बार बन सकता है, कोई रोक छेक नहीं है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता कम से कम उम्र सीमा कितना साल? 35 साल। वहीं याद रखिएगा वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए, यह नहीं कि लोकसभा सदस्य होना चाहिए, लोकसभा योग्य होना चाहिए। वहीं याद रखिएगा इसके पास, याद रखिएगा 15,000 रुपया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 15,000 रुपया उसके पास पैसा होना चाहिए, जो कि आपका इलेक्शन में जाके वो जमा करता है, आप लोग को पता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ये आपका पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, या भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये सब आपका कंटेंट है, आप याद रख लीजिएगा। वहीं अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति के लिए शर्तें। शर्तें का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको राष्ट्रपति भवन में रहना पड़ेगा, उसको जो है कि मासिक जो उसको वेतन है 5 लाख रुपया वो लेना पड़ेगा। ये सब शर्त है उनका। वहीं अनुच्छेद 60 100 से 60 100 से शपथ, 100 से 60 100 से शपथ। वहीं 61 के तहत महाभियोग। वहीं 62 के तहत राष्ट्रपति के पद की रिक्त की चर्चा है, राष्ट्रपति के पद की रिक्त की चर्चा। और राष्ट्रपति के पद के रिक्ति की चर्चा अनुच्छेद 62 में है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। यानी राष्ट्रपति का पद 3 तरीका से खाली हो सकता है। पहला याद रख लीजिएगा जो है कि मृत्यु होने पे, दूसरा याद रख लीजिएगा त्याग देने पे, और तीसरा याद रख लीजिएगा महाभियोग से। किससे? महाभियोग से। तो ये सब प्रश्न जो है कि एग्जाम में आता है, आप लोग याद रखिएगा। वहीं एक आपको अनुच्छेद बताते हैं, अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण किस में है? 87 में। किस में है? 87 में। तो ये सब प्रश्न था, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है
कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में रहता है किसमें? तो विभिन्न प्रकार का जो है कि अम्ल से भी क्वेश्चन पूछा है। तो साइट्रिक अम्ल जो होता है वह आपका नींबू में होता है। किसमें होता है? नींबू में होता है। और याद रखिएगा नींबू में जो होता है आपका नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। और नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। और याद रखिएगा नींबू में एक बीमारी बहुत फेमस है जिसका नाम है आपका डाइबैक रोग। कौन सा रोग? डाइबैक रोग। डाइबैक रोग। और एक होता है लिटिल लीफ रोग, यानी पत्ता जो जल जाता है, लिटिल लीफ रोग। और यह लिटिल लीफ रोग या डाइबैक रोग जो होता है यह तांबा के कमी से, किसके कमी से होता है? तांबा के कमी से होता है। और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। और नींबू में जो गुणसूत्र की संख्या होता है वह 18 या 36 होता है। कितना होता है? 18 या 36 होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में याद रखिएगा कि नींबू या फिर खट्टा शहर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा नागपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? नागपुर को जानते हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। या संतरा नगरी के नाम से या नींबू नगरी के नाम से जानते हैं किसको? तो याद रखिएगा नागपुर को। आगे बढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार का आपको बता देते हैं किसमें किसमें कौन सा अम्ल होता है। तो आप लोग को बता देते हैं चींटी हो गया, उसके बाद फिर आपका बिच्छू हो गया। तो ये दोनों में मारिएगा मेथनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल। वहीं अगर आपसे पूछेगा मक्खन में कौन सा अम्ल, तो मक्खन का इंग्लिश होता है बटर। मक्खन का इंग्लिश क्या होता है? बटर। बटर यानी ब्यूट्रिक अम्ल। मटर यानी ब्यूट्रिक अम्ल। वहीं अगर आपसे पूछेगा जो है कि गेहूं, तो गौ से गेहूं, गौ से ग्लूमेटिक। गौ से गेहूं, गौ से ग्लूमेटिक। वहीं अगर आपसे पूछेगा जो है कि क्या कहते हैं उसको, इमली में, इमली हो गया। और फिर आपका एक और क्या होता है? इमली हो गया। उसके बाद आपका एक और होता है इमली। इमली के अलावा आपका एक और चीज होता है, जैसे कि आप लोग को पता है, एक इमली हो गया। इमली 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 के अलावा आपको बता देते हैं जिसमें कि आपका टाट्रिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर, हाँ इमली और अंगूर। इमली और अंगूर में टाट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टाट्रिक अम्ल। वही अगर बात करते हैं टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। वहीं अगर बात करते हैं सेब में, तो सेब में होता है मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। सेब में होता है मैलिक अम्ल, याद रखिएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक। और यह ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो होता है वह जंग से लगे कपड़े के धब्बे को हटाने में होता है। जंग से अगर धब्बा लग गया है कपड़ा में तो आप ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक होता है आपका कौन सा अम्ल, तो एक होता है आपका जो है कि ये क्या कहते हैं उसको, पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस अम्ल को जैविक अम्ल के भी नाम से जानते हैं या फिर म्यूट्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। म्यूट्रिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और याद रखिएगा रसायनों के राजा के नाम से किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा H2SO4 को। किसको जानते हैं? H2SO4 को जानते हैं। तो आप लोग ये सब कंटेंट याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और एगो सिरका में लिख देते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? ऋण का मतलब होता है, ऋण यानी मतलब हो गया पैसा जो कि ब्याज पे लगाते हैं। ऋण का मतलब हो गया पैसा जो कि हम किस पे लगाते हैं? ब्याज पे। तो पूरे भारत में जो इस पर कंट्रोल करता है वो आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई। अब हम बात करते हैं आपको आरबीआई से संबंधित, और जो यहां पर ऑप्शन है तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। सुनिएगा, भारत के अंदर में सबसे बड़ी केंद्र बैंक के रूप में जो काम कर रही है वह आरबीआई कर रही है। कौन कर रही है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है। और याद रखिएगा आरबीआई के स्थापना करने के लिए पहली बार 1914 ईस्वी में चैम्बरलेन समिति आया था। कौन आया था? चैम्बरलेन समिति आया था, लेकिन यह स्थापना नहीं कर पाया था। लेकिन आगे चल के 1934 अधिनियम के तहत 1935 में 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर आरबीआई का स्थापना किया गया। आरबीआई एक केंद्र बैंक है, भारत की सबसे बड़ी बैंक है, भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करती है। इसका स्थापना करने का प्रयास पहली बार चैम्बरलेन समिति के द्वारा 1914 में किया गया था, लेकिन क्या वह कर पाया? तो नहीं कर पाया। आगे चलकर 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया। और जो किया गया कौन समिति की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। और जब इसका स्थापना किया गया था तो उस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता हुआ करता था। कहां हुआ करता था? कलकत्ता हुआ करता था। लेकिन आगे चलकर याद रखिएगा, आगे चलकर लगभग 1937 के आसपास जो है कि इसका मुख्यालय
ट्रांसफर करके जो है कि मुंबई कर दिया गया। कहां कर दिया गया? मुंबई। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई का मुख्यालय स्थापना के समय कहां था? कलकत्ता था। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां है? तो भैया मुंबई में है। कहां में है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई है, एलआईसी का मुख्यालय मुंबई है, आपका नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। तो ये सब बड़े बड़े बैंक का मुख्यालय कहां में है? मुंबई में, याद रखिएगा। और आपको बता दे कि आरबीआई का जो चिन्ह है, आरबीआई का जो चिन्ह है वो आपको पता है ताड़ का पेड़ है। ताड़ का पेड़ है और इसके नीचे एक शेर बैठा हुआ है। और ताड़ को इंग्लिश में कहते हैं पॉम। क्या कहते हैं? पॉम। यानी पॉम का वृक्ष और शेर जो है वो आपका आरबीआई का क्या है? तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। और याद रखिएगा आरबीआई के जो पहले गवर्नर बने थे वो एक अंग्रेज बने थे जिसका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो बने हैं वह सीडी देशमुख बने हैं। कौन बने हैं? सीडी देशमुख बने हैं, याद रखिएगा। सीडी देशमुख बने हैं। वहीं याद रखिएगा कि आरबीआई के पहले जो आपके उप गवर्नर बने थे वो जेके उदेसी बने थे। कौन बने थे? जेके उदेसी बने थे। आरबीआई के पहले उप गवर्नर जो बने थे जेके उदेसी बने थे। और याद रखिएगा आरबीआई के पहले जो आपके दलित गवर्नर बने हैं, आरबीआई के जो पहले दलित गवर्नर बने हैं, याद रखिएगा वो आपके शायद केजी बालकृष्णन बने हैं। याद रखिएगा केजी बालकृष्णन बने हैं, याद रखिएगा। और आरबीआई के अंदर पहली बार लोकपाल का गठन, आरबीआई के अंदर पहली बार लोकपाल का गठन लगभग 1995 ईस्वी में किया गया था। लोकपाल जो कि भ्रष्टाचार वगैरह को कम करता है, समझिएगा। और आप लोग को बता दें कि आरबीआई के अंदर में वर्तमान में गवर्नर की संख्या टोटल कितनी है? तो याद रखिएगा एक आपके इसके मुख्य गवर्नर है और इसमें 4 अन्य है। 4 क्या है? अन्य है, यानी उप गवर्नर है। समझ में आ गया? यानी कुल इसमें गवर्नर की संख्या 5 है, एक मुख्य है और 4 अन्य है। समझ में आ गया? और 4 जो अन्य है आप लोग उसको देख लीजिएगा, ये बदलते रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पिछला बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई में उप गवर्नर की संख्या कितनी है? तो मारिएगा 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और याद रखिएगा वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो 25वें नंबर के हैं, जिसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास है। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि भैया आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? एगो ये हो बता दीजिए। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति जो करती है वो भारत सरकार करती है। कौन करती है? भारत सरकार करती है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई जो है कि का सबसे मुख्य काम क्या है? तो नोटबंदी करना। क्या करना? नोटबंदी करना। और विभिन्न प्रकार के बैंक को उधार में पैसा देना। और जो आरबीआई, मान लीजिए आरबीआई जो अन्य बैंक को पैसा दे रहा है, आरबीआई जो अन्य बैंक को पैसा दे रहा है, जो भी परसेंटेज पे दे रहा है उसको हम लोग बैंक दर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। या फिर इसको हम लोग जो है कि रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कहते हैं, ये याद रखिएगा। आरबीआई जो अन्य बैंकों को, जो अन्य व्यावसायिक बैंकों को जो ऋण देती है जिस दर पर, उसे क्या कहते हैं? उसे रेपो रेट कहते हैं। और याद रखिएगा जब आरबीआई को जरूरत पड़ता है तो वह अन्य बैंक से भी आरबीआई पैसा लेती है। अन्य बैंक से जो आरबीआई पैसा लेगी उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी आरबीआई अन्य बैंक को देगा तो उसको कहेंगे रेपो रेट, और जब अन्य बैंक से आरबीआई लेने लगेगा यानी उसको रिवर्स के रूप में लेगा तो याद रखिएगा कि उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये सब आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं आपका याद रखिएगा कि ये हो गया आपका आरबीआई। अगर हम बात करते हैं एसबीआई का, एक दो बैंक का कर देते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार। वही अगर हम बात करते हैं एसबीआई का, तो एसबीआई का स्थापना जो किया गया था वह 3 बैंकों को मिलाकर किया गया था। कितने बैंकों को मिलाकर? 3 बैंकों को मिलाकर किया गया था। और याद रखिएगा डेट सहित 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का स्थापना किया गया। और याद रखिएगा एसबीआई का मुख्यालय भी कहाँ में है? मुंबई में है। और एसबीआई का जो स्थापना किया गया था किस समिति के सिफारिश पर? तो उस समिति याद रख लीजिएगा आप लोग, गोरेवाला समिति। कौन सी समिति? गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति के सिफारिश पर ही आपका जो है कि एसबीआई का स्थापना किया गया था। यानी कि गोरा गोरा आदमी जाता है किसमें? एसबीआई में। किसमें जाता है? एसबीआई में जाता है। और याद रखिएगा कि एसबीआई का जो पुराना नाम है, एसबीआई का जो पुराना नाम है वो आपका इंपीरियल बैंक है। कौन सा बैंक है? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था, याद रख लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आता है। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत के अंदर में जो पहली बार राष्ट्रीयकृत किया गया था बैंक,
भारत के अंदर में पहली बार इंदिरा गांधी के समय, किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। पहली बार जो इंदिरा गांधी के समय जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आपका 1969 को किया गया था। शायद डेट था 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा करवाया गया था, वो करवाया गया था आपको हजारी समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? हजारी समिति की सिफारिश पर। और करने वाले थे आपके आरबीआई। करने वाले कौन थे? आरबीआई। और उस समय जो आरबीआई के अध्यक्ष गवर्नर थे वो कौन थे? याद रखिएगा, एलके झा थे। कौन थे? एलके झा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय आपका जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? एलके झा थे। और कब किए थे? 1969 में किए थे। कितने बैंकों का किए थे? 14 बैंकों का। आगे चल के 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आपका 1980 में किया गया था। इसलिए कुल राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या सिर्फ 10 से 12 बची हुई है। सिर्फ कितना बची हुई है? 10 से 12 बची हुई है। आप लोग याद रख लीजिएगा। वहीं याद रखिएगा एक बैंक है नाबार्ड बैंक। कौन सा बैंक है? नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक जो है यह कृषि से संबंधित लोन देती है। किससे संबंधित? कृषि, यानी नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर NABARD। तो याद रखिएगा एस का मतलब होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। क्या होता है? कृषि। तो आप लोग याद रख लीजिएगा नाबार्ड का स्थापना जो किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, क्योंकि इसमें 6 अक्षर होता है तो छठी याद रखना है। और किया गया था 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना किया गया था। और याद रखिएगा नाबार्ड का मुख्यालय भी कहाँ में है? मुंबई में। और नाबार्ड का स्थापना जो किया गया था शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर। किन कमेटी की सिफारिश पर? शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड का स्थापना किया गया था। और नाबार्ड जो है वह कृषि से संबंधित है। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सब आपको प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन का लेवल है। आप लोग जो है कि अधिक से अधिक पढ़िए। वो जो स्पीडी होता है जो हम ये आपको जो लूसेंट सीरीज चलाते हैं, लूसेंट सीरीज के लास्ट में देखिएगा हम लोग एक लगभग 3 सेट डेली करवाते हैं। 3 सेट में लगभग 100-200 क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से किस भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा स्नेहक जो होता है वह एक प्रकार का द्रव पदार्थ होता है। क्या होता है? द्रव पदार्थ। जैसे आप लोग को पता है घर में आप लोग मोटर वगैरह रखते होंगे तो उसमें आप ग्रीस डालते होंगे या उसमें मोबिल डालते होंगे, तो या फिर आप साइकिल भी घर में रखे होंगे तो साइकिल में जब जाम हो जाता है, जब वो चक्का अच्छा से नहीं घूमने लगता है तो उसमें हम लोग मोबिल, ग्रीस, तेल सब डालते हैं। तब उसका पैडल फ्री करते हैं और चक्का फ्री करते हैं, तब वो गति पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। तो उसको हम लोग स्नेहक के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? स्नेहक के रूप में। तो याद रखिएगा भारी मशीन सब जो होता है उसमें स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। और ग्रेफाइट जो है वो आपका कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का। और कार्बन का अन्य भी अपर रूप है, जैसे हो गया ग्रेफाइट, जैसे हो गया हीरा, जैसे हो गया ग्रेफिन, जैसे हो गया फुलेरिन। तो ये सब जो आपका है ये सब आपका कार्बन का अपर रूप है, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन आता है कि स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्नेहक का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ट्राइबोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। नया क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आपको याद करवाएंगे। स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। वहीं आपको बता दें कि भारी उद्योग में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो उसमें भी ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मनुष्यों में आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो क्षुद्रांत होता है। कौन होता है? क्षुद्रांत। आप लोग को बता देते हैं छोटी आंत के भाग और बड़ी आंत के भाग आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खास करके एलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम देने वाले हैं। सुनिएगा, एक होता है छोटी आंत। हमारे शरीर के सबसे लंबे भाग का नाम छोटी आंत है। और याद रखिएगा एक होता है बड़ी आंत। और खाना जो अंतिम रूप से पचता है छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है और वह 3 भाग है आपका ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ये 3 भाग है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का। जेजुनम किसका है? छोटी आंत का। ग्रहणी किसका है? छोटी आंत का। और बड़ी आंत का होता है सीकम रेक्टम। उसके बाद एक होता है कोलन
कोलन सीकन रेक्टम, ये हो गया आपका बड़ी आंत का, ये हो गया आपका छोटी आंत का। आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ये तीनों भाग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक चित्र कला शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी बिहार का है। मधुबनी किसका है? बिहार का। लेकिन एक क्वेश्चन वहां पर पूछता है किशनगढ़ी शैली का संबंध किस राज्य से है? तो किशनगढ़ी शैली का संबंध राजस्थान से है। कान खोल के सुन लीजिएगा, इन्हें कि किशनगढ़ किशनगंज करके बिहार मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा किशनगढ़ी शैली का संबंध किससे? राजस्थान से। वहीं याद रखिएगा उदयपुर जो आपका लोक कला, उदयपुर जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। कहाँ में है? बिहार में। इन्हें कि उदयपुर मार के राजस्थान मार दिया, गलत हो जाएगा ना। है उदयपुर आपका अभ्यारण्य कहाँ में है? बिहार में है। कहाँ में? बिहार में। वही इसी तरह का कंफ्यूजन वाला भरा चीज है पटना पक्षी बिहार। पटना पक्षी बिहार जो है वह पटना या बिहार में नहीं है। पटना पक्षी बिहार जो है वह यूपी में है। यूपी का एक शहर एटा है। कौन सा शहर है? एटा। तो पटना पक्षी बिहार यूपी के एटा में है, यूपी के एटा में है। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। और याद रखिएगा हिमालय को 4 भाग में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग में? 4 भाग में। तो फास्ट थोड़ा हम बता देते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा हिमालय जो है, हिमालय का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? सेनोजोइक काल में। हिमालय का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। और जहां पर आज हिमालय है वहां पर टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था। टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। इसी में दबाव होने के कारण आज हिमालय पर्वत हम लोग देख रहे हैं। और इसका निर्माण किस काल में हुआ है? सेनोजोइक काल में हुआ है। और याद रखिएगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट है। और याद रखिएगा यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। और हिमालय की पर्वत की आपका चोटी है। और हिमालय जो है एक प्रकार का नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा हिमालय। समझ में आ गया? अब चलते हैं, आपको हिमालय को हम लोग कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। 4 भाग में से आप लोग को पहला भाग जो बता रहे हैं वह आपका पहला भाग होता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय होता है? ट्रांस हिमालय होता है। और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। क्या नाम है? केटू। और याद रखिएगा केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर। कितना मीटर है? 8611 मीटर। याद रखिएगा केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। और केटू जो है वह आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है सबसे ऊंची आपका श्रेणी है। अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे ऊंची श्रेणी कौन है, तो काराकोरम। और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू। और केटू कौन हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का। और काराकोरम भी किसका हो गया? ट्रांस का। और केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और केटू को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से। किस नाम से? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं तो उसका दूसरा भाग जो है वो आपका हिमाद्री है। कौन सा भाग है? हिमाद्री। और हिमाद्री को हम लोग बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखिएगा। और इसका सबसे प्रमुख भाग है आपका जो है कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका इसी का भाग है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। याद रखिएगा। या फिर आप एग्जैक्ट याद रखना चाहते हैं तो 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर याद रख लीजिएगा। वहीं इसका जो तीसरा भाग है आपका हिमाचल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? हिमाचल श्रेणी। और हिमाचल श्रेणी का जो के अंतर्गत जो आता है वह आपका पिरपंजाल दर्रा हो गया, पिरपंजाल दर्रा हो गया, या फिर आपका धौलाधर श्रेणी हो गया। तो ये सब हो गया इसमें। लेकिन आपको ये याद रखना है, केटू की ऊंचाई याद रखना है। और फिर केटू जो है कि किसका ऊंची चोटी है, तो काराकोरम का है। और माउंट एवरेस्ट किस में आता है, तो हिमाद्री या बृहत हिमालय में। कि बृहत का मतलब होता है आपका बड़ा, बड़ा मतलब माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई याद रख लेना है। वहीं याद रखेगा चौथा नंबर जो होता है वह शिवालिक होता है। कौन सा होता है? शिवालिक होता है। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य हिमालय। कौन सा हिमालय? बाह्य हिमालय। या इसी को हम लोग कहते हैं जो है कि आपका कौन सा, तो यानी ये हो गया आपका जो है कि ये उत्तराखंड वाला इलाका हो गया। तो इसमें से आप याद रख लीजिएगा, इसमें आपका देहरादून वगैरह हो गया, हरिद्वार वगैरह हो गया। तो ये सब किस में आता है? आपका जो है कि शिवालिक में आता है। और ये हो गया आपका हिमालय के बारे में। तो आप लोग क्वेश्चन ऐसे करके बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस व्यक्ति को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो समझिएगा थोड़ा सा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया,
फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं जावेद पेयोंग को। किसको जानते हैं? जावेद पेयोंग को। ये पूर्वोत्तर भारत के थे जो कि बहुत प्रकार से वन से रक्षा करते थे। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जावेद पेयोंग को। वहीं याद रखिएगा वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? याद रखिएगा राजेंद्र सिंह को। किसको जानते हैं? राजेंद्र सिंह। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जानते हैं। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग सलीम अली को जानते हैं। किसको जानते हैं? सलीम अली को जानते हैं। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा कैलाश सांखला को जानते हैं। किसको जानते हैं? कैलाश सांखला को जानते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो ये सब क्वेश्चन है, ये सब आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वही एक है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। वहीं एक है मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों का गति का नियम जो है वह किस व्यक्ति ने दिया है? तो याद रखिएगा ग्रहों का जो गति का नियम है वह केपलर ने दिया है। किसने दिया है? केपलर ने। एक बार लिख देते हैं अच्छा से, ग्रहों का गति का नियम, ग्रहों का गति का नियम किसने दिया है? केपलर ने। और केपलर ने जो दिया है ग्रहों का गति का नियम वो याद रखेगा पक्का पक्की 1600 में दिया है। और केपलर का संबंध जर्मनी से है। कहां से है? जर्मनी से है। वहीं एक व्यक्ति है जो कि सौरमंडल का खोज किया है। सौरमंडल का जो खोज किया है वह कॉपरनिकस ने किया है। किसने किया है? कॉपरनिकस ने। और कॉपरनिकस का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा कॉपरनिकस का संबंध पोलैंड से है। कहां से है? पोलैंड से। और सौरमंडल का खोज यह किया था 1540 में। कब खोज किया था? 1540 में, याद रखिएगा। वहीं आपका एक और व्यक्ति है जिसका नाम है आपका जो भूकेंद्र सिद्धांत दिया है, भूकेंद्र सिद्धांत। भूकेंद्र सिद्धांत जो दिया है वह टॉलमी ने दिया है। किसने दिया है? टॉलमी ने। वहीं एक है सुकेंद्र सिद्धांत, सूर्य केंद्र सिद्धांत या सुकेंद्र भी बोल सकते हैं, सूर्य बोल दीजिए। सूर्य केंद्र सिद्धांत, सूर्य केंद्र सिद्धांत जो दिया है वह आपका कॉपरनिकस ने दिया है। किसने दिया है? कॉपरनिकस ने। इसके लिए आपको ट्रिक बताए थे, भुट्टा, भुट्टा, भुट्टा आप लोग खाते हैं। भूकेंद्र टॉलमी, भूकेंद्र टॉलमी। और टॉलमी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है भारत का भूगोल। क्या नाम है? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक टॉलमी है। और टॉलमी ने ही पहली बार भारत का चित्र, भारत का जो है कि चित्र जो है कि मानचित्र पर लिखा था, मानचित्र पर लिखा था। और सूर्यकेंद्र सिद्धांत कॉपरनिकस, यानी इसके लिए ट्रिक बताए थे सुका। क्या बताए थे? सुका, यानी कि सूर्यकेंद्र कॉपरनिकस, भूकेंद्र टॉलमी, भुट्टा। समझ में आ गया? तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर अब ब्रेक कर रहे हैं। आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आपका जो है कि तैयारी बहुत ही दिन ब दिन बेहतर होते जा रहा है। बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। आप लोग को जितना क्वेश्चन बताया गया है आप इसे रिकॉल कीजिए, बार बार कीजिए। और फिर आप लोग अधिक से अधिक सेट लगाइए जो भी मार्केट में उपलब्ध है। और देखिएगा आप इस बार जोर लगा दीजिए क्योंकि आगे इलेक्शन है, जल्दी से आपका सब चीज होने वाला है। आपका जैसे चुनाव होगा आपका ये लोकसभा का, ये खत्म होने के बाद आपका एग्जाम डेट आ ही गया है बिहार पुलिस का। और एग्जाम दीजिए, तुरंत आपका फिजिकल होगा। और देखिएगा दिसंबर महीना के लास्ट तक में आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलना चालू हो जाएगा, या जनवरी फरवरी तक में हाईएस्ट। तो आप लोग जो है कि आराम से तैयारी कीजिए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि 21,391 पोस्ट है तो उसका 55 रिजल्ट देगा फिजिकल के लिए। समझ सकते हैं लगभग 1 लाख पार हो जाएगा रिजल्ट आपका। तो 1 लाख पार में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर जनरल से जो बच्चा फाइट कीजिएगा, हाईएस्ट आप 65 नंबर लाइए, आपका रिजल्ट होगा जनरल से, यही गारंटी है। तो और ओबीसी वर्ग के लोग जो है कि 55 से 60 नंबर लाइए, आपका रिजल्ट होगा। 60 तो काफी है, बस आप लोग मेहनत कीजिए। और लड़की लोग जो देख रहे होंगे, लड़की लोग तो आराम से 50 तक में आराम से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आपका शुभ रात्रि आपको। आप इतना अच्छा से पढ़ रहे हैं, हमारे संपर्क में रह रहे हैं। बस एक जो स्टूडेंट है, हम भी मेरे संपर्क में रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे अच्छा जो होता है स्टूडेंट का जो मोटिवेशन होता है, या फिर आपको जो पढ़ने का तौर तरीका होता है, वो आपको एक टीचर से अच्छा आपको एक स्टूडेंट बता सकता है एग्जाम में सफलता। क्योंकि खुद वह उस दंश से झेला हुआ है और आगे अभी का जो पैटर्न चल रहा है उस आधार पे आपको हम आगे बता रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार पुलिस।